ये आप लोग बहुत लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारियां अलग अलग तरीके से, अलग अलग संस्थानों से कोचिंग लेकर, कोई घर पर, कोई अन्य स्थानों पर कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। लेकिन अखबारों में, टेलीविज़न पर, समाचारों में पिछले 1 साल से ज़्यादातर समाचारों में कहीं न कहीं पेपर लीक हो जाना, कहीं घोटाला हो जाना, कहीं घपला हो जाना, इस प्रकार की बात आप लोगों ने लगातार सुनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो घपले घोटाले काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और 2014 से, 15 से या उससे और भी पहले से ये घपले घोटाले होते रहे। इसकी बात भी होती रही कि हर बार इसकी आवाज उठती थी, फिर आवाज दब जाती थी, उसमें जांच नहीं होती थी। इस बार जुलाई माह में 2022 में मेरे पास कुछ छात्र एवं छात्राएं आई, हमारे भाई बहन आए। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ वीडियो की उसकी भर्ती हुई है, उस भर्ती में भी ऐसा लगता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। अब चूंकि शिकायत हर कोई करता है, तो मैंने कहा आप लोग अपनी शिकायत दे दीजिए और इसकी मैं जांच करवाऊंगा। मैंने उनकी शिकायत लेने के बाद जब जांच करवाई तो प्रारंभिक रूप से पूरी तरह से ये लगने लगा कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। तो मैंने तय किया कि मैं अब इस परीक्षा की जांच कराऊंगा और इस परीक्षा ही नहीं, जितनी भी परीक्षाएं इस प्रकार की हुई है उन सभी की हम जांच करवाएंगे। और जब मैं जांच का निर्णय ले रहा था तो उस समय मेरे मन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि ये कोई आसान काम नहीं है, ये कठिन काम है, क्योंकि इस पूरे अपराध में जहां बहुत बड़े बड़े माफिया संलिप्त थे, पेपर छापने वाली मशीनें थी, अनेकों संगठित गिरोहों की तरह बड़ा अपराध करने वाले और जिसको कहते हैं कि सिस्टमैटिक क्राइम करने वाले लोग थे। और स्वाभाविक था कि अगर मैं इनके खिलाफ जांच की बात कर रहा हूं तो कहीं न कहीं यह लोग भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। लेकिन मैंने तय किया कि चाहे क्रिया की प्रतिक्रिया कितनी भी क्यों न हो, कितना भी मुझे इसके लिए कितने भी कठिन परिस्थिति से क्यों न गुजरना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे बेटियों का, अपने भाई बहनों का, अपने छात्र छात्राओं का भविष्य आप किसी तरह से बर्बाद नहीं होगा। और हमने जांच का निर्णय लिया। जांच करने के बाद अभी 60 से ज्यादा इस अपराध में जो लोग संलिप्त थे वो जेलों में जा चुके हैं। हमारी तरफ से जेलों में चले गए। अब वो न्यायालय के अधीन है, न्यायालय में वो अपनी पैरवी कर रहे हैं, अपने छूटने का प्रयास कर रहे हैं। अब न्यायालय उन पर विचार कर रहा है। भाइयों बहनों, हमने अपना काम कर दिया, हमने उनको जो सजा हमारी तरफ से मैक्सिमम हो सकती है, हमने उनको जेल के अंदर डालकर उस काम को पूरा कर दिया। लेकिन यहीं पर ये रुका नहीं, क्योंकि ये नासूर की तरह बन चुका था, ये कैंसर की तरह बन चुका था, ये कीमोथेरेपी से भी नहीं खत्म होने वाला था। इसलिए इसकी सर्जरी बहुत जरूरी थी और हमने इसकी सर्जरी का निर्णय लिया। और भारतवर्ष का सबसे कड़ा कानून, यानी कि जहां इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जो भी इस अपराध में सम्मिलित होगा उसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। जो एक बार पकड़ा जाएगा फिर दोबारा पकड़ा जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक उसको किसी परीक्षा में भाग लेने का कोई भी जो है राइट नहीं होगा। और पूरे देश का सर्वाधिक सख्त कानून है। इसके अलावा जो इस अपराध को करवाने वाले लोग हैं उनकी सारी संपत्ति इसमें जब्त किए जाने का भी प्रावधान है। और इतना ही नहीं, जो लोग इसमें परोक्ष रूप से शामिल होंगे, परोक्ष रूप से यानी कि कुछ लोग डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे। जैसे
क्या कहते हैं, षड्यंत्र करने वाले, पर्दे के पीछे वाले, जैसे कौन सी 120 भी लगती है, आज हमारे मंजूनाथ जी आईजी साहब, क्या लगता है 120 भी लगती है ना? हाँ, तो उसी प्रकार का इस कानून में भी जो भी रहेगा, जो भी इसमें सम्मिलित होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, ये कानून हम लेकर आए, ये कानून हमारे सभी जो बच्चे हैं, हमारे कर्णधार हैं, जिनको विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाना है। और मैंने कहा कि जब मैं इस पर बहुत मंथन कर रहा था, बहुत सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या किया जा सकता है जिससे कि हमारे बच्चों का जो मेहनत है, उनका परिश्रम है, उनकी लगन है, उनकी प्रतिभा है, उनकी क्षमता है, उनकी योग्यता है, उस पर कोई पानी फेरने का काम न करे, कोई लूट करने का काम न करे, कोई उनको ठगने का काम न करे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया भाइयों बहनों। और इसके पीछे हेतु यह भी था कि मैं स्वयं आप ही जैसी परिस्थितियों से मैंने भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही आप सब लोगों की तरह विद्यार्थी के रूप में हमने देखा है कि एक गरीब माता पिता के बेटे और बेटी के पास अगर कुछ होता है, कोई पूंजी होती है, कोई धन होता है, जिसके लिए वो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक बेच देते हैं, अपना घर तक बेच देते हैं, अपने घर में रखे हुए जेवर गिरवी रख देते हैं, लोगों से कर्जा ले लेते हैं, उसके बाद भी वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं जिससे कि वो अपने भविष्य का निर्माण कर पाए। और इस पर ही अगर डकैती हो जाएगी, इस पर ही लूट हो जाएगी, तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भाइयों बहनों, ये हमने निर्णय लिया है और ये कानून अब लागू हो गया है। कुछ लोग अफवाह भी फैलाने का काम कर रहे थे, अफवाह फैलाने वालों के लिए भी इस कानून में प्रावधान किया जाएगा। जो अफवाह फैलाएगा उसके लिए भी प्रावधान है।